तो आज हम यूकेपीएससी जेई का पेपर लेके आए हैं, तो उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है। तो ऑब्वियसली एम और वी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें देख लो इम्पल्स भी क्या होता है, बहुत बार पेपर में पूछ लेता है। एफ डेल्टा टी, इसको बोलेंगे इम्पल्स, और पावर जो होती है इसकी यूनिट होती है वाट, कार्य करने की दर, और वर्क आपको बताइए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से डिनोट किया जाता है। तो ये जो डिपेंड करता है, जो सरफेस दो कांटेक्ट में आती हैं सिर्फ उनके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ना ही ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है, ना ही ये शेप ऑफ सरफेस, स्ट्रेंथ, एरिया किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। सपोज करिए करें कि ये कोई बॉडी है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, इसका वेट mg डाउनवर्ड काम करता है। ठीक है, इस पर फोर्स p से इसे खींचा जाता है, फोर्स f से सपोज करो इसे खींचा जाता है। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा Fs। ठीक है, तो इन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा ये यहाँ काम करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट थीटा, इसको ही बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो रिजल्टेंट और इसके बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट, तो ये आपका हो गया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये होता है ना, ए हो गया इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मशीन क्या होती है। अब मशीन मोशन ट्रांसफ़र करने के काम करती है मशीन। रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक, ये काम होता है मशीन का। डज यूजफुल वर्क, नंबर ऑफ मेंबर। अभी बताइए क्या होती है मशीन। तो मशीन ऑब्वियसली डज द यूजफुल वर्क, उसी को तो मशीन बोलेंगे हम, उसको मशीन बोलेंगे हम। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस टू स्ट्रेन, इसको क्या बोलेंगे। हमने पढ़ा था शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब इसको प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो ई, इसको बोलते हैं ई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ई बराबर हो गया सिग्मा अपॉन, तो ये होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन फोर्स विच एग्जिट व्हेन अ बॉडी इज। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी जो बताया था हमने, ये होता है इसका, ये होता है जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ द बल्क मॉडुलस ई के, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड पॉइजन रेशो एम, हम यहाँ पे 1/m की जगह क्या यूज़ करेंगे,
म्यू। पॉइजन रेशियो को हम म्यू से डिनोट करेंगे। तो आप इसके फॉर्मूले देखिए, आपको देखो ये फॉर्मूले होते हैं इसके, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इज इक्वल टू 2c 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, और एक होता है इज इक्वल टू 9kc अपॉन 3k प्लस c। c जहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहने चाहिए। 3k 1 माइनस 2 म्यू, हाँ यही होगा ना, 3k 1 माइनस 2 म्यू, हाँ ठीक है। तो अगर आपको सॉम पढ़नी है तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और ये हुआ 9kc अपॉन 3k प्लस सी, तो इक्वल टू 2c 1 प्लस म्यू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, अब इन सब की यूनिट क्या होती है, क्या क्या होते हैं, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो क्या हुआ इसका आंसर फिर 3k 1 माइनस 2 म्यू। अगर आप हम अपॉन m की जगह म्यू रखेंगे तो आंसर आएगा सी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। देखो पॉइजन रेशियो की वैल्यू कभी भी 1 तो नहीं होती, लेस ही रहती है 1 से। ठीक है, पॉइजन रेशियो की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है -1 से 0.5 तक जाती है। जो होती है पॉइजन रेशियो की वैल्यू। ठीक है, और पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लेटरल अपॉन लीनियर स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो के बारे में कुछ चीज़ें और भी जान लेनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइजन रेशियो जो आपकी कंक्रीट के लिए, पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो कंक्रीट होता है उसके लिए, कंक्रीट की अगर कई बार पूछ लेता है कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो कितना होगा कंक्रीट, तो इसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.2 तक रहती है, 0.2, इससे ज़्यादा नहीं होती। और जो आपके स्टील होता है, स्टील, इसके लिए 0.28 या 0.27 अप्रोक्स, 0.28। ठीक है, और जो आपके कॉपर, एल्युमिनियम, ये होते हैं आपके 0.33 या फिर से 0.35 तक। ठीक है, तो ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, मैकेनिकल एडवांटेज, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, बाकी देख लीजिएगा आप इसका। अगला क्वेश्चन आता है, द थिन सिलेंड्रिकल सेल, द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होती है, जो इस सर्कमफ्रेंस पे एक्ट करती है सिलेंडर के, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, या फिर इसको बोला जाता है हूप स्ट्रेस। हूप स्ट्रेस, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2t सिग्मा डी अपॉन 2t। और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है
उसकी वैल्यू होती है सिग्मा डी अपॉन 40। ठीक है, तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो होती है ये होती है, तो ये 2 टाइम होती है ना लॉन्गिट्यूडनल की। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस 2 टाइम होती है, ये सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करिएगा ऊपर नीचे तो ये 4 आ जाएगा। तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस कितनी होती है? 2 टाइम डबल। ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है? एक बात और देख लेगा, तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस होती है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या फिर हूप स्ट्रेस, हूप स्ट्रेस भी बोलते हैं इसे। ये होती है टेंसाइल इन नेचर। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है ये होती है, ये भी टेंसाइल इन नेचर। आपकी जो रेडियल स्ट्रेस होती है वो होती है आपकी कंप्रेसिव इन नेचर। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है, कंप्रेसिव। ठीक है, तो आपने खूब बता दिया यहाँ पे। सरकमफ्रेंशियल टेंशियल होती है, ठीक है, बाहर की तरफ एक्ट करती है, लॉन्गिट्यूडनल भी, और रेडियल होती है आपकी कंप्रेसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कंप्रेशन रोलिंग फ्रिक्शन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देखो रोलिंग फ्रिक्शन द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन कंपैरिजन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, मोर होती है। यूनिट ऑफ मोमेंट, मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही मोमेंट कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा ये, सिंपल। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, जैसे कि पीछे हमने अभी कराया था, ये इसके रेशियो को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फोर्स जो था एफ, और नॉर्मल रिएक्शन लगी हुई थी इस पर, लिमिटिंग फोर्स एफ एस। तो ये क्या था? tan थीटा के बराबर था ना ये, तो ये हो जाएगा आपका, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके रेशियो को क्या बोलेंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं इसके रेशियो को क्या बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स, तो ये हो गया एफ एस, और नॉर्मल रिएक्शन होगी एन, तो ये हो जाएगा आपका, एफ एस को क्या बोलते हैं हम? म्यू एन, और ये हो जाएगा एन, तो ये क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आ गया, तो बस हो गया आंसर। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, फिर ये सिंपल था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी की यूनिट नहीं है, तो देखो वॉट आवर एनर्जी की यूनिट है, किलो कैलोरी एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल होता है, तो जूल, तो इसमें टाइम तो कहीं आ ही नहीं रहा है, वॉट में भी टाइम आ रहा है, इसमें भी टाइम आ रहा है, तो आंसर हो गया इसका ए। ये तो वर्क की यूनिट है ना। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो कॉनकरेंट हो और कोप्लेनर हो, तो इसमें एच हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। अगर ये बोलता नॉन कॉनकरेंट, तब मोमेंट भी ज़ीरो हो जाता।
मोमेंट कभी अलजेब्रिक सम जीरो हो जाता है, लेकिन इसने बोला कि कॉनकरेंट और कोप्लेनर, तब एच और वी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएंगे। तो आंसर हो गया बी, एम ज़ीरो नहीं होने वाला। तो इसको तो काट दो आप, यहाँ से कट गया ये कट गया, बचे दो बी, तो बी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का किस पे डिपेंड नहीं करता है? वो मास ऑफ बॉडी ऑब्वियसली डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन अ बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है?